नमस्कार बच्चों, मैं अर्जुन तुकाराम लाड टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय सरबोग बरपेटा असम कक्षा 8वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप विविध प्रकार की यात्राएं करते हैं, जाते हैं ना पे यात्रा करने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना। सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी, फिर कहाँ गर जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हमारे कवि आज्ञे जी हमें हमेशा घूमने के लिए कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव घुमक्कड़ होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है कि घूमना है, हमें विविध जगह की सैर करनी है। तो आज हम कुछ ऐसे ही इस पाठ के माध्यम से एक सैर करने वाले हैं, वह है सागर यात्रा नाम की सैर है। तो बच्चों, विविध प्रकार की आप यात्राएं कर देते हैं। कोई पवित्र धार्मिक स्थल है, उसकी यात्रा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा कहते हैं। कोई हमारे पवित्र धार्मिक स्थल में से हज के लिए जाता है तो हम हज यात्रा कहते हैं। तो विविध जगह की यात्रा करने से हम उसके स्थान के नाम से या उस पवित्र जगह के नाम से उस यात्रा को नाम देते हैं। तो आकाश यात्रा, अगर आकाश में चले जाते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा कर देते तो हवाई जहाज़ की यात्रा हम नाम दे देते हैं। तो कोई नौका में बैठकर अगर चला जाता है तो हम नौकायान कहते हैं। तो कोई ट्रेन से अगर चला जाता है तो हम ट्रेन की यात्रा, मतलब ट्रेन द्वारा की गई यात्रा बोलते हैं। तो यहाँ सागर यात्रा मतलब यहाँ ऐसे भारतीय नौजवानों ने दुनिया को पूरी तरह से चक्कर लगाया, उसे एक नौका के माध्यम से लगाया। तो पूरा उनका जो भी यात्रा वर्णन है वो सागर और से संबंधित होने के कारण उन्होंने सागर यात्रा नाम दे दिया। सागर का मतलब होता है सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समंदर। तो आज इस सागर यात्रा के बारे में देखेंगे। हमारा जो पाठ है सागर यात्रा कक्षा 8वीं ब कोर्स के लिए पाठ दिया गया है बच्चों। अभी देखते हैं पाठ के मुख्य बिंदुओं में हम चले जाते हैं। तो नौका द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना किस किस प्रकार का अभियान था। एक ऐसे हमारे भारतीय नौजवानों का ये अभियान है कि एक नौका के माध्यम से पूरे दुनिया को चक्कर लगाने का कार्य बहुत बड़ा काम होता है और उन्होंने ये काम नौका के माध्यम से किया है। देखिए, नौका द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना, नौका पर जीवन और माँ की भूमिका। नौका पर इतने दिन रहे हैं तो नौका पर कैसे जीवन होता है, कैसे मतलब खाना कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कपड़े कैसे सुखाते थे, अपने दैनिक क्रियाकलाप कैसे करते थे, उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। बाद में माँ की भूमिका एक नई संकल्पना है। माँ की भूमिका, जैसे घर में माँ हमारे लिए भूमिका निभाती है, उसी प्रकार नौका पर कोई एक व्यक्ति एक दिन में माँ की भूमिका निभाता था। मतलब सारे माँ जैसे काम, घर में माँ कौन कौन से काम करती, फिर ध्यान में आ जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक माँ कौन से काम करती हैं। सुबह का नाश्ता बनाने से लेकर शाम तक का डिनर का कार्य माँ करती है। तो माँ की भूमिका किस प्रकार निभाई जाती है उसके बारे में सारी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। खुशी का घंटा, चलो आप खुशी का घंटा बिताते हैं तो कम से कम आप टीवी देखते हैं, खेलते हैं। तो नौका पर किस प्रकार खुशी का घंटा बिताया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पानी की समस्या, आप बोलेंगे पानी में ही है तो इनको पानी की समस्या क्या है? हाँ, पानी में है लेकिन पानी की समस्या है क्योंकि समंदर का पानी पी नहीं सकते हैं, समंदर के पानी से नहा नहीं सकते हैं। तो पानी की समस्या और इससे वो किस प्रकार का समाधान निकालते थे उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ तूफानों का सामना, अभी पानी में है, इतनी बड़ी यात्रा है तो गतिरोधक आएंगे ही। तो इस प्रकार की तूफानों का सामना करना पड़ता है। फिर उनका जो उनकी नौका है वो लापता हो जाती है, तृष्णा लापता है, इस प्रकार की न्यूज़ आती है। और बहुत दिनों के बाद फिर मुंबई में उनकी वापसी होती है, किस प्रकार इनका स्वागत किया जाता है। फिर इस तृष्णा जो नौका है उनकी, उसको एक वैगन के ऊपर डालकर गणतंत्र परेड में इस कैसे भाग लिया जाता है, इसका सारा वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक 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 करके कि किस प्रकार का वर्णन है ये। सागर यात्रा, 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया को चक्कर लगाया था। कितने लोगों ने? 10 भारतीयों ने
कितने 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। चक्कर लगाना, गोल घूमना, हम मंदिर में जाते तो चक्कर लगा देते हैं, प्रदक्षिणा, तो चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। ये पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी पहला ऐसा भारतीय अभियान जो विश्व यात्रा पर निकला था, उसी का ये दल के एक सदस्य के द्वारा यात्रा वर्णन के कुछ अंश है। इस अंश को हम आगे पढ़ेंगे। नौका पर जीवन, मैंने मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपको कहा था कि नौका पर जीवन कैसे होता है। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। अब बोलेंगे नौका पर उनको क्या काम है। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। कैसे? हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी। ऑटोमेटिक चलने वाला कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं था। तभी इतना विकास नहीं हुआ था। आजकल की जो भी नौका है, आजकल के जो भी जहाज़ है, बस आपको उनको दिशा बतानी है और इस प्रोग्राम के हिसाब से वो बराबर चलते रहते हैं। आगे पीछे देखने के लिए आजकल बहुत सेंसर या कैमरे का यूज़ होता है, जिसके माध्यम से आगे क्या है, पीछे क्या है, इसकी सारा देखभाल आजकल मशीन के द्वारा हो जाती है। तो पहले स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली कोई मशीन नहीं थी, या नौका ऑटोमेटिक चले ऐसा भी कोई उसमें सिस्टम नहीं था। अतः तृष्णा के चक्के, तृष्णा ये नौका का नाम है, तृष्णा के चक्के व्हील, देखिए 2400 घंटे संभालने के लिए एक आदमियों की ज़रूरत थी और हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते रहते थे। अगर 2400 घंटे उसको संभालना है तो बारी बारी से एक एक के बाद एक बारी, मतलब उनके शिफ्ट के हिसाब से वो चक्का संभालने का काम करते थे। इसलिए अगर 2400 घंटा उसका चक्का संभालना है तो आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कोई 4-4 घंटा चलाते हैं। जैसे हम बहुत दूरी के लिए यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी है, तो ड्राइवर तो थक जाता है, तो कम से कम 1-2 ड्राइवर होने से बारी बारी से वो गाड़ी चला सकते हैं। तो 2400 घंटे ये चक्का संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते थे। 1-1 घंटा ये चलाते थे, उसके बाद वो बदल देते थे। चक्का संभालना तो दूसरे जहाज़ों, द्वीपों, व्हेल, मछलियों आदि पर नज़र रखने का काम भी इनको करना पड़ता था। देखिए बहुत सारे काम थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्का संभालने का काम करना है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, व्हेल मछली आ रही क्या, कहीं है तो उसके बारे में उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं सामने से आने वाले जहाज़ है, सामने से आने वाली नौका है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कोई द्वीप है, अब सवाल आता है द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप जिसके एक ऐसा ज़मीन का टापू जिसको चारों ओर से पानी ने घेर लिया है, उसको द्वीप कहते हैं। और असम के बच्चे तो उसको अधिक अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि माजुली भी एक प्रकार का मतलब एक द्वीप है। उसको देखने के लिए ये नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा ये नदी में बना हुआ द्वीप है। तो ये द्वीप देखने के लिए हज़ारों लोग माजुली पहुंचते हैं। तो ये एक अलग से नज़ारा है यहाँ। और समंदर में भी ये द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप कहते हैं। तो चारों ओर से पानी है। श्रीलंका है, एक द्वीप के रूप में है, चारों ओर से पानी है। अंडमान निकोबार द्वीप है, ये चारों ओर से पानी है और वहाँ ज़मीन है, वहाँ जनजीवन भी है। तो द्वीपों को देखना पड़ता है, नहीं तो उसको जाकर नौका या जहाज़ टकरा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखने का काम भी हमारे सभी सदस्यों को करना पड़ता था। इसीलिए बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत होती थी। ये है नौका पर जीवन। और नौका पर जीवन कैसा था, ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो नौका पर जीवन अति व्यस्त था, ऐसा लिखो। हमारे पास शौचालन की, मतलब उनके पास शौचालन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए तृष्णा के चक्के को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए आदमी लगते थे। तो एक एक घंटे में वो आदमी चेंजेस करते थे। मतलब वहाँ चक्का संभालने के लिए आदमी व्हेल मछलियाँ, द्वीप या जहाज़ों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि जहाज़ को एक बार देख लिया या नौका को एक बार देख लिया तो हो गया। कोई मरम्मत करने का काम भी चालू नौका में ही किया जाता था।
कुछ लोग अगर चक्का संभालते थे तो कुछ लोग उसकी मरम्मत भी करते थे, साफ सफाई, बहुत सारे काम इनको करने होते थे, इसलिए किसी को आराम मिलता नहीं था। तो देखिए, जो लोग चौकसी से हटते, अब देखिए चौकसी क्या है, मतलब देखभाल उसकी कि आगे द्वीप आ रहा है क्या, आगे मछली आ रही है क्या, इस प्रकार की चौकसी से जो हटते, अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते, अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच, व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते थे। एक सदस्य माँ की भूमिका निभा देता था, मदर वॉच कहते उसे। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते थे। आप बोलेंगे अच्छा, ये काम तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है, ठीक है नहीं? तो माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति को कौन कौन से काम करने पड़ते थे, इस प्रकार का प्रश्न आपको आएगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन कौन से काम करने पड़ते, उससे खाना पकाने का काम करना, बर्तन मांजने, मतलब जो घर में माँ काम करती ना, वो सारे काम एक दिन के लिए उस एक व्यक्ति को करने पड़ते थे। तो आपके हिसाब से आप भी अपने घर को ध्यान में रखते हुए भी अगर लिखेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती थी। अब देखिए, ये काम बारी बारी सबको करना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए काम करना है, सबको ये काम करना है, बारी बारी से करना पड़ता है। जैसे चक्का संभालने का काम सबको बारी बारी से करना पड़ता था, तो माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति को भी ये बारी बारी से काम करना पड़ता था। एकमात्र ये ड्यूटी ऐसी थी कि इसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता, इसीलिए बहुत खुश होकर ये माँ की भूमिका निभाने वाला काम लोग करते थे। अब देखिए, 5 दिनों में केवल एक बारी आती थी। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती थी। यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आती थी, नहीं तो नींद भी नहीं आती थी। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि चलो एक दिन आराम करने के लिए मिलता था, लेकिन वो बोलते थे ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मौसम अगर ठीक था तो आराम से नींद आ जाती थी, नहीं तो समंदर में तूफान चल रहा है, नौका डूल रही है और क्षण क्षण में अगर खतरा लगने लगा है तो कैसी नींद आ जाएगी। ऐसा उनका कहना था कि अगर मौसम ठीक है तो मात्र बहुत अच्छा लगता था, मौसम ठीक नहीं है तो कोई नींद आती नहीं थी। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए ये किसी और मनोरंजन के लिए समय भी नहीं मिलता था, नहीं बोरियत के लिए वक्त था। अब आदमी को बोर कब होता है? आदमी को बोर तो तब होता है जब उसके पास समय मिलता है। ये कहते हैं कि हम बोर होते ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। अब देखिए, अब कभी कभी मनुष्य बोलता है कि मैं बहुत आज बोर हो लग रहा है, उसके पास बहुत समय है इसलिए उसको बोर लग रहा है। आपको खुद को व्यस्त कीजिए, मतलब हमें ये पाठ संदेश दे रहा है कि हमें खुद को व्यस्त कीजिए, अपने कार्यों में व्यस्त कीजिए, अपने घर काम में व्यस्त कीजिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त कीजिए। कहीं ना कहीं अपने इस समय को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप बोर न हो सके। बोर होने के लिए हमें समय होना है, और जिसके पास समय नहीं है वो बोर होता नहीं है। व्यस्तता खूब थी, हमने देखा है कि नौका संभालने के लिए किस प्रकार के आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, खाना बनाने के लिए माँ की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत व्यस्त जीवन था उनका। एक दिन में एक बार नौका पर खुशी का घंटा बिताते थे। एक दिन में खुशी का घंटा, देखिए बहुत ज़ोर है। नवोदय विद्यालय में अभी एक संकल्पना चल रही है कि हैप्पी आवर्स बोल के एक संकल्पना चल रही है कि बच्चों को एक घंटा खुशी का घंटा बिताने के लिए दिया जाए। मतलब 8 दिन में एक बार खुशी का घंटा। हमारे हाउस में भी, सदन में भी हमने इस प्रकार का क्रियाकलाप आरंभ किया था कि सैटरडे के दिन बच्चे नाचे गाए मस्ती करें, उनके मन में जो भी विचार आता है वो बोल के दिखाएं, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे वो अपने विविध अभिनय के माध्यम से हो, कैसे भी करें बच्चे उसको बाहर निकालें ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाए। को खुशी का घंटा बिताने का काम ये भी करते थे। तो अगर आपको 1 घंटा मिल जाए, खुशी का घंटा मिल जाए, तो आप क्या क्या करेंगे? ऐसा भी सवाल आ जाता है आपके ऊपर। तो
तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं खेलूँगा, मैं डांस करूँगा, मैं गाऊँगा, मैं कुछ लिखूँगा, मैं कुछ पढ़ूँगा, मैं कुछ टीवी देखूँगा, जो भी है। अगर आपको 1 घंटा खुशी का मिलता है तो आप क्या-क्या करेंगे? एक प्रकार का एक चिंतनात्मक क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन भी कहा जाता है इसको, और ऐसे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। तो अभियान दल के सदस्य 16 बजे मतलब 4 बजे, देखिए ये 24 घंटा चलने वाली जो वॉच होती है ना, उसमें 12 के बाद 1 नहीं आता है, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब 24 बजे मतलब कितने बजे? 24 बजे मतलब एक प्रकार 12 बजे। अब कौन से 12 बजे? ये रात के 12 बज गए। तो वहाँ से शुरू हो जाता है फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार की वॉच चलती है। और ऐसी वॉच आपको कहीं रेलवे स्टेशन में जाएंगे ना, तो आपको ये इस प्रकार की वॉच देखने के लिए मिल जाती हैं। और लगभग आपके पास वॉच होती है वो 12 घंटे के हिसाब से लगाता है, कोई कोई 24 घंटे के हिसाब से लगाता है, तब ये 16 बजे का जिक्र आ जाता है। बजे सारे मतलब शाम के 4 बजे ऐसे भी सब लोग घर के बाहर निकलते हैं, वो भी नौका के डेक पर सामने आ जाते हैं और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते हैं। मदरवाच की भूमिका निभाने वाला अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ की, उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफ़ी बनाता और शीतल पेय देता, वो कुछ नाश्ता भी बना देता था, और सब मिलकर वो उस टाइम में अपनी इच्छा अनुसार ना कोई नाश्ता करता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, और इस प्रकार वो खुशी का घंटा बिताते थे। एक बार पानी की समस्या, ये दूसरा बिंदु है कि पानी की समस्या कैसी होती है वहाँ। एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया। देखिए पानी पानी में होते हुए उनको पानी की समस्या क्यों है? उसका कारण है कि समंदर का पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, वो ना वो पानी पिया जाता है ना उससे नहाया जाता है। अब अगर नहाएंगे तो शरीर चिपचिपाहट हो जाएगी और खुजली जैसा हो जाएगा। इसीलिए पानी की समस्या, और समंदर के अंदर गए तो पानी लाने के लिए फिर वापस तो नहीं जा सकते हैं, तो जो पानी है वो बचा कर रखना पड़ता है। वो पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या नहाने के लिए पानी बचा कर रखना पड़ता है। एक बार बौछार आए मतलब हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है कि बारिश कब हो गई, और बारिश के पानी को कलेक्ट करके रखना बहुत आवश्यक भी होता है। तो एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर कर दिया, मतलब पूरे पानी में वो भीग गए बारिश के पानी में। शरीर तथा बालों को साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे, मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि पानी बरसेगा, बारिश तो होगी। अचानक वर्षा थम गई, बारिश थम गई। जैसे हम शावर के नीचे नहाते हैं और अचानक ऊपर टंकी का पानी समाप्त हो जाता है, साबुन लगाया है दिखता नहीं है, तब कल्पना कीजिए कि सेम ऐसे ही हुआ है। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का नौका पर पहन नहाने का नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता था। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था, जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते, तेज़ हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियाँ बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते, हवा के चलते कपड़े सीधा समंदर में गिर जाते थे, और उसके कारण लेखक बोल रहे हैं कि कपड़े कभी कभी गायब भी हो जाते थे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें ये भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। शुरू में हमें खराब मौसम का सामना भी करना पड़ा था, तूफ़ानों का सामना उनको कैसे करना पड़ता था उसके बारे में जिक्र आ गया कि तूफ़ान, बहुत खतरनाक तूफ़ान आ जाते हैं और इन तूफ़ानों का सामना इनको भी करना पड़ता था। हम सब अभियान के खतरों को जानते थे कि सिर्फ अभियान में सुख ही सुख होगा, कभी दुख गतिरोधक या कोई संकट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। वो जानते हैं कि
ये खतरनाक अभियान है, इससे कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। और शुरू में ही हमें ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, कि अभियान में रुकना नहीं चाहते थे, आगे बढ़ के जाना चाहते थे। इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। कैप्टन ऐसे मौके पर 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराई में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी, उसे पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपने बेल्ट से बांध रखा था। इस प्रकार एक मेडागास्कर के पास जो तूफान आया था उसके कारण उनकी जो परिस्थिति हो गई थी उसके बारे में चर्चा कर दी है। उसके बाद केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाते समय भी इस प्रकार का एक तूफान आया था। एक खतरनाक तूफान था। 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई को 15 मीटर हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम केप से 5 किलोमीटर दूर भाग गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गया, ऊपर जो एंटीने होता है वो टूट गया। पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता हैं, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह से घबरा गए। हम एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन असफल होकर वो वापस लौट गया। इस प्रकार की घटना हमारे साथ तूफान के कारण हो गई थी। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर लेकर आ गए थे। उसके बाद मुंबई में वापसी उनकी कैसी होती है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी माप कर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ जो वहाँ देखने के लिए लोग आए थे, बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, और ये भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी हो गई, पटाखे फोड़े गए, लोग तालियां बजाने लगे, आतिशबाजी छोड़ी गई थी, बंदूकें दागी गई थी। अब बंदूकें दाग खुशी में भी बंदूकें दागी जाती हैं। तो हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए थे। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। 15.5 माह मतलब 1 साल 3 महीने। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है पापा, हमें आपकी याद आती थी। ऐसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया था। लेकिन ये केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से आड़ा पड़ा था। बस आटा पड़ा था, सभी लोग आए थे। आटा पड़ना मतलब सब लोगों की मौजूदगी होना और सब लोग वहाँ उपस्थित होना। सारे शुभचिंतक जितने भी हमारे बारे में सोचने वाले लोग थे, वो सारे लोग वहाँ उपस्थित होकर हमारा स्वागत कर रहे थे। 10 जनवरी का दिन था। 10 जनवरी 1987 तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर ऑफ स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद देखिए ये भी आएगा कि 10 जनवरी 1987 को तृष्णा जो उनकी नौका है उसके ऊपर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। स्मारक उनकी याद में टिकट जारी कर दिए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया, रेल के 2 वैगनों पर लादा गया ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे भी शामिल किया जा सके। आजकल गणतंत्र दिवस में विविध प्रकार की झांकियाँ निकलती है। हर राज्य की अपनी अपनी एक झांकी होती है, अपनी अपनी संस्कृति से हिसाब से हो, उसके इतिहास के हिसाब से हो, एक झांकी होती है और इस झांकी को सबके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो इन्होंने भी इस तृष्णा को, क्योंकि ये कार्य इतना महान था, क्योंकि 10 भारतीय नौजवानों ने पूरे दुनिया को चक्कर लगाया था,
ये असल में ये बहुत ही बड़ा अभियान था और इस अभियान में वो सक्सेस भी हो गए थे। तो क्यों ना इस नौका को जो गणतंत्र दिवस में परेड चलती है दिल्ली में, वहाँ लेकर जाया जाए। तो उन्होंने उसको उठाया और वहाँ लेकर गए। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं उसे उतारने के लिए अभी प्रश्न भी आएगा कि तृष्णा तो दिल्ली में पहुंच गई। गणतंत्र परेड के लिए तृष्णा को लेकर जाते समय उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। उसे उतारने के लिए, किसे, तृष्णा को उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका को ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छाटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे जैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके, और गणतंत्र परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। देखिए, इस प्रकार उन्होंने उस तृष्णा को वहाँ गणतंत्र परेड में शामिल किया। और ये पहला अवसर था, अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि ये पहला अवसर था जब हमने किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे, अंग मतलब एक हिस्सा होना। और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से ज़ोरदार स्वागत हुआ, और सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती हैं, ऐसे टी.एस. चौधरी जी कहते हैं। इनका अनुवाद ब्रजमोहन गुप्ता जी ने कर दिया है। तो इस प्रकार का ये छोटा सा पाठ है सागर यात्रा नाम का। पढ़ने से भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चलो इससे संबंधित जो शब्दार्थ है उसको देखते हैं कि अभियान, लक्ष्य, स्वचालन, बिना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अपने आप चलना, चौकसी, सजगता, पहरेदारी, निबटना, पूरा करना, पाल, नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसे हवा भरने पर नाव चलती है, और निरंतर लगातार इस प्रकार का ये है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो गृह कार्य है वो गृह कार्य इस प्रकार का है। सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये गृह कार्य के रूप में सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों होती थी, क्योंकि बहुत व्यस्त जीवन था वहाँ। वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में उन्हें भी पानी की समस्या क्यों हुई। आप जानते हैं कि समंदर का पानी पीने लायक होता नहीं है इनको, इसलिए इन लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा था। ये 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। खतरे, हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्र यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरे और परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रकल्प कार्य है। अपने आसपास फालतू पड़ी वस्तुओं से उपयुक्त वस्तु बनाने का काम आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे काम करेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ओके।